हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के राजा अपनी बहादुरी की कहानियाँ कैसे लिखवाते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। आज की वीडियो में हम जानेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, हर्षवर्धन का साहस और दक्षिण भारत के पल्लव और चालुक्यों का जलवा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल का परिदृश्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कोई एक बड़ी शक्ति नहीं रही। लगभग 500 वर्षों तक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का बोलबाला रहा। इसके बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास गुप्त राजवंश का उदय हुआ, जिसने उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यह अध्याय गुप्त काल, हर्षवर्धन के शासन और दक्षिण भारत के महान राजवंशों की गाथा है। तो पहले हम बात करते हैं प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियाँ जो हैं इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशस्ति एक विशेष प्रकार का अभिलेख है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है उस पर खुदा हुआ समुद्रगुप्त का अभिलेख सबसे प्रसिद्ध है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्य के रूप में की थी। इसकी विशेषता ये है कि इसमें राजा को ईश्वर के समान 100 युद्धों को जीतने वाला योद्धा और विद्वान बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त एक महान विजेता। हरिसेन की प्रशस्ति हमें बताती है कि समुद्रगुप्त ने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी, जिसमें पहला है आर्यावर्त के 9 शासक। समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर इनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है दक्षिणापथ के 12 शासक। इन राजाओं ने हारने के बाद आत्मसमर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति भी कहते हैं। इनके पड़ोसी राज्य जैसे असम, तटीय बंगाल और नेपाल, ये राज्य कर देते थे और समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसकी आज्ञा मानते थे। अब हम जानेंगे कुषाण, शक और श्रीलंका के शासक के बारे में। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजकुमारों से किया। अब हम जानेंगे गुप्त वंश की वंशावली और उनके प्रमुख शासक के बारे में। गुप्त वंश के इतिहास को उनके पूर्वजों की सूची में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच। इन्हें केवल महाराज कहा जाता था। दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम। ये पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम को दर्शाता है। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने पश्चिमी भारत में शक शासकों का अंत किया। इनके दरबार में कालिदास और आर्यभट्ट जैसे विद्वान थे। चीनी यात्री फा सियेन इन्हीं के काल में भारत आया था। अब हम जानेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। गुप्त वंश के कमजोर होने के बाद वर्धन वंश प्रमुख हुआ। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित लिखी। वाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी संस्कृत भाषा में लिखी। अब हम जानेंगे ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्ष के दरबार में काफ़ी समय तक रहा। उन्होंने हर्ष के प्रशासन और धार्मिक स्वभाव का विस्तृत वर्णन किया है। अब हम उनके सैन्य अभियान के बारे में जानेंगे। हर्ष ने उत्तर भारत में बहुत सफलता प्राप्त की।
लेकिन जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ना चाहा तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें हरा दिया। अब हम जानेंगे दक्षिण भारत के पल्लव और चालुक्य के बारे में। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, जिसमें हम पहले जानेंगे पल्लव राजवंश के बारे में। इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव राजवंश का विस्तार कावेरी डेल्टा के आसपास था। अब बात करते हैं इस राजवंश के कला के बारे में। यहाँ महाबलीपुरम के रथ मंदिर और तटीय मंदिर पल्लव वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दूसरा है चालुक्य राजवंश। इसकी राजधानी ऐहोल है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। चालुक्य राजवंश का विस्तार कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच है। अब हम जानेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उसके बारे में जानकारी उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रस्ति से मिलती है। अब हम जानेंगे राज्यों के प्रशासन और उनकी नई व्यवस्थाओं के बारे में। इस काल के राजाओं ने प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए कई बदलाव किए, जैसे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। दूसरा है वंशानुगत पद। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पिता के बाद पुत्र को मिलने लगे, जैसे उदाहरण है हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक बने। तीसरा है शक्तियों का संगम। एक ही व्यक्ति कई पद को संभालता था, जैसे हरिसेन कुमारमात्य और संधि विग्रहिक भी थे, जिसमें कुमारमात्य का अर्थ मुख्यमंत्री और संधि विग्रहिक का अर्थ शांति मंत्री के पद से है। अब हम बात करेंगे सामंतवाद के उदय के बारे में। राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना तो थी, लेकिन वे सामंतों पर भी निर्भर थे। इन सामंतों को नकद वेतन के बजाय अक्सर भूमि दी जाती थी, जहाँ से वे कर वसूलते थे। अब हम जानेंगे दक्षिण भारत में स्थानीय सभाओं के बारे में। पल्लव अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली है सभा। यह ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। इनकी समितियां सिंचाई, सड़क निर्माण और मंदिरों की देखभाल करती थी। दूसरा है उर। यह उन गांवों की सभा थी जहां भूस्वामी गैर ब्राह्मण थे। तीसरा है नगरम। यह व्यापारियों और शिल्पकारों का मुख्य संगठन था। अब हम जानेंगे जनसाधारण के जीवन के बारे में। इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता, आम लोगों के बारे में हमें साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है। अब हम जानेंगे कालिदास के नाटक के बारे में। इनके नाटकों में सामाजिक भेदभाव दिखता था। राजा और उच्च वर्ग संस्कृत बोलते थे, जबकि आम व्यक्ति प्राकृत भाषा बोलते थे। अब हम जानेंगे अछूतों की स्थिति के बारे में। चीनी तीर्थयात्री फा सियेन ने लिखा कि समाज में अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। उन्हें नगर में प्रवेश करते समय आवाज़ करनी पड़ती थी ताकि लोग उनसे दूर रह सके। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जिसमें पहली ट्रिक है गुप्त वंश के महान राजा को याद करने की ट्रिक। हमारी शॉर्ट ट्रिक है SCV, यानी S से समुद्रगुप्त, वीणावादक, C से चंद्रगुप्त, महाराजाधिराज और V से विक्रमादित्य, नवरत्न और शकों का अंत। हमारी दूसरी शॉर्ट ट्रिक है प्रसिद्ध दरबारी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में, जिसमें पहली है HP, यानी H से हरिसेन और P से प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा है BH, यानी V से वाणभट्ट और H से हर्षचरित। तीसरी है R से रवि कीर्ति और A से ऐहोल। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक संदर्भ। जिस समय भारत में गुप्त और चालुक्य राजा मंदिर बनवा रहे थे और अपनी प्रशस्तियाँ लिखवा रहे थे, उसी समय अरब प्रायद्वीप में एक बड़ी घटना घट रही थी। 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का संदेश दिया। देखते ही देखते इस्लाम में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को प्रभावित किया। यह वैश्विक इतिहास में बड़े परिवर्तनों का युग था। अब लास्ट में इसमें क्या निष्कर्ष निकला
चलिए जानते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि साम्राज्य केवल युद्धों से नहीं बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार, कला और साहित्य के संरक्षण से बनते हैं। गुप्त काल को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विज्ञान और साहित्य ने नई ऊंचाइयां छुई। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 9। उम्मीद है आपको समुद्रगुप्त से लेकर हर्षवर्धन तक की कहानी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने ली? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।